प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भूगोल के अंदर बुलेट 2। ठीक है, तो फर्स्ट बुलेट तो हो गई थी और ये दूसरी बुलेट है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है आज का कि नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो किसने प्रतिपादित की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित की थी। तीन विचारधारा आपने हम पढ़ी होगी, मैं बताऊं। देखो, सबसे पहले निश्चयवाद विचारधारा जिसके समर्थक थे रेडजल, रिटर, हेम्बोल्ट। दूसरी थी संभववाद विचारधारा जिसके समर्थक थे विडार, डिला, ब्लास। और तीसरी विचारधारा ये थी नवनिश्चयवाद विचारधारा जिसके समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर, जिसके प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर। और याद रखना इसी विचारधारा के तहत एक सिद्धांत आता है रुको और जाओ। तो प्रश्न पूछ ले कि रुको और जाओ संकल्पना के प्रतिपादक या प्रतिपादित कौन है, तो भी ग्रिफिथ टेलर ही आपको करना है। ठीक है, चलो मानव भूगोल को परिभाषित कीजिएगा। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह परिभाषा आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यह परिभाषा याद कर लेना। ठीक है, मानव और प्रकृति के बीच का क्या संबंध है, यही मानव भूगोल है। ठीक है, मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार से क्या है, वही मानव भूगोल है। आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय? आर्थिक क्रिया जिससे धन की प्राप्ति होती है, मनुष्य को पैसों की प्राप्ति होती है, ऐसी क्रिया को कहते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है, या लिख सकते हैं वे सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वह क्रिया कहलाती है आर्थिक क्रिया। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम ये क्रियाएं है ना, ये आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। ठीक है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है स्वच्छंद मतलब साफ सुथरा, ऐसा उद्योग जो प्रदूषण मुक्त होता है, जो प्रदूषण नहीं फैलाता है, ऐसे उद्योग को कहते हैं स्वच्छंद उद्योग। ऐसे उद्योग जो प्रदूषण मुक्त होते हैं, व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, जहां जनसंख्या ज्यादा होती है वहां स्थित होते हैं। ये उद्योग कई तरह के स्थानों पर स्थित होते हैं। ये कच्चे माल में जो है वो कमी या वृद्धि पर निर्भर नहीं रहते हैं और इन उद्योगों में श्रमिकों की कम जरूरत होती है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग इसके उदाहरण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखो, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? फुटकर व्यापार वे सभी व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के सीधे विक्रय से संबंधित हैं, वस्तुओं के सीधे विक्रय से संबंधित है। फुटकर व्यापार सेवा कहलाते हैं। फेरी वाले, रेडी वाले, द्वार से द्वार माल बेचने वाले छोटे दुकानदार इसी के अंतर्गत आते हैं। तो फुटकर व्यापार कई बार प्रश्न पूछ ले जाता है कि फुटकर व्यापार के उदाहरण लिखिए। फुटकर व्यापार के 2 उदाहरण लिखिए, तो आप रेडी वाले, फेरी वाले, दुकान वाले ये कर सकते हो। थोक व्यापार वाले पड़े जिनका निर्माण बिचौलियों और सौदेगारों द्वारा किया जाता है। थोक व्यापार वाले जहां मतलब प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा उद्योग जहां चीजें बन रही हैं वहां पे। ठीक है, थोक व्यापार वाले के पास जो है बहुत अधिक मतलब पूंजी मतलब बहुत अधिक सामान होता है। ठीक है, तो ये फुटकर व्यापार वाले उनसे उधार लेते हैं। ठीक है, वहां से थोक व्यापार वाले जो है उधार भी दे देते हैं इन फुटकर व्यापार वालों को, और ये जो है उस सामानों को वहां से लाके अपनी दुकान में या फिर जो है मतलब ठेले पर बेचते हैं। ठीक है, तो इनका सीधा संबंध जो है वो होता है कस्टमर ग्राहक से होता है। ठीक है, तो वे सभी व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के सीधे विक्रय से संबंधित है, फुटकर व्यापार सेवा कहलाते हैं। फेरी वाले, रेडी वाले, द्वार से द्वार माल बेचने वाले, छोटे दुकानदार वाले इसी के अंतर्गत आएंगे फुटकर व्यापार। समझ गए? चलो, सन्नगर से आप क्या समझते हैं? शहरी विकास के तहत बड़े क्षेत्र को सन्नगर कहते हैं, या 2 से अधिक नगरों के आपस में मिलने से सन्नगर का निर्माण होता है। छोटे छोटे कोई 2 से अधिक नगर है वो आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? सन्नगर का। एक प्रश्न यहां से बनता है, सन्नगर शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था? तो सन्नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1915 के अंदर पैट्रिक गिडिज ने। किसने किया था? पैट्रिक गिडिज ने। मिलियन सिटी किसे कहते हैं? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। जब किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है, जिन शहरों की आबादी 1 मिलियन या उससे ज्यादा होती है, तो उसे कहते हैं मिलियन सिटी। लंदन पहली मिलियन सिटी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, 1102। नेक्स्ट क्लास में भी देखा था। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, ये तो हम देख चुके हैं। गैरिसन नगर किसे कहते हैं? जिन शहरों में सैनिकों की टुकड़ियां स्थायी रूप से तैनात रहती हैं उन्हें गैरिसन नगर या छावनी शहर कहते हैं, जैसे अंबाला, जालंधर। ठीक है, तो छावनी नगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैरिसन नगर को छावनी नगर कहते हैं। इसके उदाहरण जरूर याद रखना, एक तो अंबाला है, एक जालंधर है, एक बबीना है, ये इसी के उदाहरण है। बंजर या व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं? बंजर या व्यर्थ भूमि
बंजर या व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं? जो जमीन खेती के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सके उसे बंजर भूमि कहते हैं। बंजर भूमि को व्यर्थ भूमि भी कहा जाता है। बंजर भूमि पर किसी भी तरह की खेती नहीं की जा सकती, ऐसी भूमि को कहते हैं बंजर व्यर्थ भूमि। बंजर जहां खेती करना संभव नहीं है, व्यर्थ जिसका मतलब बेकार की पड़ी है। बंजर का मतलब खेती करना वहां पे संभव नहीं है, व्यर्थ का मतलब बेकार पड़ी है, तो ऐसी भूमि को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों बंजर या व्यर्थ भूमि। सीधी सी परिभाषा कि जहां खेती करना संभव नहीं हो, ऐसी भूमि को कहते हैं बंजर या व्यर्थ भूमि। नेक्स्ट, भारत के कोई दो प्रमुख औद्योगिक नगरों के नाम बताओ। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भिलाई, बोकारो, ये सब जो है ना ये औद्योगिक नगरी है प्रिय विद्यार्थियों। जल संवर्धन प्रबंधन क्या है? देखो, जल संवर्धन प्रबंधन भूमि और जल के संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण करने की प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना, जल के संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जल संवर्धन प्रबंधन कहलाती है। जल के दो स्रोत हमने देखे थे, एक तो था धरातलीय जल स्रोत, एक था भौम जल स्रोत। धरातलीय जल स्रोत में नदियां, झीलें, तालाब, तलैया ये सब आते थे। भौम जल स्रोत जो जमीन के अंदर है, जैसे नलकूप, कुआं वगैरह। ठीक है, तो इन दोनों स्रोतों को अच्छे तरह, धरातलीय और भौम जल स्रोतों को अच्छी तरीके से इनका मैनेजमेंट प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? जल संवर्धन प्रबंधन। ऐसा लिख सकते हैं आप सभी, यानी ज्यादा से ज्यादा जल को बचाना। नेक्स्ट, आगे देखो, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन क्यों है? यह भी एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। जल परिवहन सड़क और वायु परिवहन के मुकाबले सबसे सस्ता परिवहन साधन है, क्योंकि इसमें घर्षण जो होता है वो बहुत कम होता है, घर्षण कम होता है, और ऊर्जा की खपत भी इसमें क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा जल परिवहन के लिए मार्ग बनाने की भी इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मार्ग बनाने, रास्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जल परिवहन को सबसे सस्ता साधन माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसको जरूर याद करें आप। नेक्स्ट, आगे देखो, पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सामग्री का वह तल या भाग जो ऊपर की ओर हो उसे पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। किसी वस्तु या सामग्री का वह तल या भाग जो ऊपर की ओर हो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ प्रदेश। ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, अगला, चलवासी और वाणी। ये तो उस क्लास में भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो चलवासी पशुचारण ये प्राचीन निर्वाह व्यवस्था है और ऋतु प्रवास इसमें करते हैं। पशुओं को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है इसमें चलवासी में। और वाणिज्यिक पशुचारण में, ठीक है, वाणिज्यिक पशुचारण में जो है पशुओं को लाभ के लिए पाला जाता है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह फॉर्म पालते हैं इसमें, लाभ के लिए पशुओं को इसमें बेचा जाता है। तो ये तीन वाणिज्यिक और चलवासी में दोनों में अंतर बता दिया हमने। ठीक है, सीधा अगर ये याद नहीं हो तो इसको छोड़ दो, मन से भी सोचो ना, थोड़ा सा माइंड से यूज करो। चलवासी का मतलब होता है चलना, पशुचारक पशुओं को चराने वाला। पशुओं को चराने वाला जो पशुचारक होता है वो अपनी पशुओं को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, किसमें? चलवासी पशुचारण में। फिर है दूसरा वाणिज्यिक पशुचारण। इसमें पशुचारक अपनी पशुओं को फोरों में पालता है, बाड़ लगाकर पशुओं को पालता है। चलवासी पशुचारण, इसमें सभी प्रकार की पशुओं को पाला जाता है। सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो, प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर बताओ। तो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधि में क्या अंतर है? प्राथमिक क्रिया में, जैसे प्राथमिक क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो खेती से होता है, मतलब गांवों से होता है, जिसमें लोग कृषि करते हैं, पशुओं को पालते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और खनन वगैरह करते हैं। ये सब प्राथमिक, मतलब प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। द्वितीय क्रिया में क्या होता है? जैसे प्राथमिक क्रिया में हमने क्या किया प्रिय विद्यार्थियों, हमने खेती की। खेती किसकी की? हमने खेती की जैसे कपास की, कपास की खेती की। तो कपास को हम जो है वो चुन चुन के जो है वो उसको भेजेंगे बाजारों में, मार्केट में जाएगा, बस वही उद्योगों में चला गया। फिर उद्योगों में गया तो कपास से बना धागा, और उन्हीं धागों से क्या बना? कपड़े बन गए। तो एक नया प्रोडक्ट हमने तैयार कर दिया और उसका मूल्य भी बढ़ गया। भाई कपास था, कपास को हमने बेचा, बहुत कम पैसों में बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, अब उससे एक नया प्रोडक्ट तैयार हो गया, कपड़ा बन गया। तो कपड़ा बन गया तो कपड़े का मूल्य बढ़ गया। तो ये सब द्वितीय क्रिया यानी विनिर्माण करते हैं। विनिर्माण संबंधी सभी कार्य हो गए ना, वो द्वितीय क्रिया में होंगे। समझे आप सभी? जैसे उदाहरण के तौर पर हमने जैसे गन्ना की खेती की, गन्ने की, ईख की खेती की, ईख गन्ने की खेती की हमने। अब गन्ने से जैसे हमने खेती की, बेच दिया, फिर गन्ने से हमने चीनी बना दी, गन्ने से हमने गुड़ बना दिया। तो इससे क्या होगा? गुड़ चीनी का मूल्य बढ़ गया। गन्ना तो हमने बेच दिया,
सस्ते भाव में बेच दिया, लेकिन उसका मूल्य बढ़ जाएगा, गुड़ का मूल्य बढ़ जाएगा, चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा। तो बस यही है, यानी कि द्वितीय क्रिया में संबंधित विनिर्माण संबंधी सभी कार्य किए जाएंगे। तो यहां पे देखो, प्राथमिक क्रिया जब प्राकृतिक संसाधन से प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं सीधे रूप से पर्यावरण से प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया जब किसी प्राकृतिक पदार्थ का रूप या स्थान बदल दिया जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। तो दोनों के बीच अंतर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। प्रवास का आर्थिक परिणाम लिखिएगा। आर्थिक परिणाम में सीधा सीधा समझो, आर्थिक मतलब अर्थ यानी कि पैसों से संबंधित, जिसमें सब कुछ पैसे कमाएंगे हम। आर्थिक क्रिया, प्रवास का मतलब होता है जैसे धन कमाने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब हम धन कमाने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे, ठीक है, तो वहां हम चले गए, बाहर चले गए। अब हम जहां वहां काम करेंगे, ठीक है, वहां काम करूंगा मैं, फिर वहां काम करेंगे तो फिर जो धन कमाऊंगा, जो पैसे कमाऊंगा, उन पैसों को मैं अपने परिवार वालों के पास भेजूंगा। ठीक है, तो उनको ज्योग्राफी में भाषा में उन पैसों को क्या बोलते हैं? हुंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुंडी। फिर उन हुंडी की सहायता से परिवार में जितना भी जो भी काम करना होगा वो काम किया जाएगा। ठीक है, तो मैं वहां काम कर रहा हूं और यहां मेरे घर का खर्चा भी चल रहा है। तो यही हुआ आर्थिक परिणाम, प्रवास का आर्थिक परिणाम, जिससे हमारा काम तो मैं वहां कर रहा हूं बाहर, लेकिन हमारा घर का खर्चा चलता रहे, पैसे भेजता रहूंगा। तो इसको ये आर्थिक परिणाम हो गया, सीधे, ठीक है, पैसों संबंधित। फिर आगे देखो, हाँ, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो प्रवासी बाहर जाकर कमाए हुए धन अपने परिवार वालों को भेजता है उस धन को हुंडी कहते हैं। हुंडियों से उनके बच्चों की पढ़ाई होती है और विवाह संबंधी आदि क्रिया किए जाते हैं। ये प्रवास का आर्थिक परिणाम हो। ठीक है, फिर देखो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। आप इसमें लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार की परियोजना है जिसमें 4 महानगर आपस में जुड़े हुए हैं, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे बता देना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 प्रमुख शहर दिल्ली, बंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग परियोजना है। यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया की पांचवी सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है, ऐसा बता देना। ग्रामीण बस्तियों की विशेषता है। ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है? आकार बहुत छोटा होता है। पहली बात, आकार छोटा होता है। ठीक है, ग्रामीण बस्ती जमीन से सीधी जुड़ी होती है। जैसे जमीन की बात होती है तो आती है खेती की बात। जमीन से मतलब खेती। प्राथमिक जो ग्रामीण बस्ती होती है इसका सीधा संबंध होता है कृषि से, खेती वगैरह करते हैं। ग्रामीण बस्ती में लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। मान लो कोई लड़े बड़े हो गई तो इसमें सब एकजुट हो जाएंगे, मतलब बिठाया जाएगा आपस में, जो है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, समझाए जाएंगे। सामाजिक बंधन, सामाजिक रूप, इनके सामाजिक बंधन अच्छे होते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे को समझते हैं, कहने का मतलब। ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक रूप से एक दूसरे को जुड़े होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में आर्थिक स्थिति नगरों की अपेक्षा जो है बहुत कमजोर होती है। नगरों की अपेक्षा बहुत कमजोर होती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति नगरों की अपेक्षा कमजोर होती है, क्योंकि नगरों के अंदर जो है वो सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन ग्रामीण बस्तियों में जो है वो नगरों की अपेक्षा बहुत कम सुविधाएं होती है। ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक संचार, पक्की सड़कों का अभाव होता है। भाई पक्की सड़कें नहीं, कच्ची सड़कें मिलेगी गांवों के अंदर, तो नगरों में जो है पक्की सड़कें मिलेंगी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं शहरों की अपेक्षा जो है वो मतलब गांवों के अंदर जो है वो सुविधा कम है। ठीक है, तो ये आपके ग्रामीण बस्तियों की क्या होगी? प्रमुख विशेषताएं। चलो आगे देखो, नगरीय गंदी बस्तियों की समस्या। जैसे नगर की बात आई थी तो सबसे बड़ी इसकी समस्या कूड़ा करकट की। किसकी है? कूड़ा करकट की। आवास समस्या, मतलब रहने की प्रमुख समस्या। मकानों की कमी के कारण लोग मजबूरी में जो है वो गंदी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य समस्या, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों में संक्रमण बीमारियां बार बार होती हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर उनकी होती है मृत्यु। आर्थिक समस्या, गरीबी के कारण लोगों में जो है वो आर्थिक तनाव रहता है। साथ ही सामाजिक समस्या, अपराध, मादक पदार्थों का सेवन करने शुरू हो जाते हैं, भावक शून्यता जैसी समस्या जो है वो आम है। तो इस प्रकार से ये जो है वो नगरीय मतलब गंदी बस्तियों की समस्या ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखो। विश्व के रेखा मानचित्र में कनाडा जैसे उत्तरी अमेरिका का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, हिंद महासागर, इनको थोड़ा मैप में दर्शाना होगा विश्व मानचित्र में। मानचित्र भी आपको करवाएंगे अलग से। ठीक है, और ये भारत के मानचित्र में जैसे जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, जमशेदपुर। ठीक है, इनको मैप में मैं बता दूंगा आपको करके। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझाओ। देखो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले बदलाव का वर्णन करता है। बदलाव जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों, मान लो जैसे अभी 2024 चल रहा है, 2025, अभी 2026 चल रहा है, 2026, 2025, 2024। 2024 में कितनी जनसंख्या रही इस प्रदेश की, 2025 में कितनी जनसंख्या रही इस प्रदेश की, 2026 में कितनी जनसंख्या रही। तो इससे पता चलता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले बदलाव का इसमें वर्णन है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर और की ओर बदलती है। ठीक है,
इस बदलाव को चरणों में बांटा गया जिन्हें जनांकीय चक्र कहते हैं। इस सिद्धांत के 3 चरण होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी कि जो पहला चरण होता है उसमें जन्म दर उच्च और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है। जन्म दर भी उच्च, मृत्यु दर उच्च, यानी जन्मने वालों की संख्या भी ज्यादा और मरने वालों की संख्या ज्यादा। क्यों थी मरने वालों की संख्या ज्यादा? क्योंकि प्रिय विद्यार्थी लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे बहुत कम थे, ठीक है, और सुविधाओं का अभाव था, इस वजह से। दूसरा चरण, जनसंख्या का तेजी से विस्तार। दूसरे चरण में क्या होता है, इसमें जन्म दर उच्च बना रहता है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्योंकि फिर जो है मतलब चिकित्सा सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो जन्म दर तो उच्च बना रहता है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है। फिर तीसरा चरण, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है। फिर धीरे धीरे जो है वो मतलब बाल विवाह पर रोक लगा दी जाती है, या फिर बहुत सारी जो है मतलब धीरे धीरे जो है वो कम किया जाता है जन्म दर और मृत्यु दर को, ठीक है। तो ऐसा बता सकते हैं आप सभी। फिर देखो, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोग क्या कहलाते हैं? लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागानों को कहते हैं फेजेंडा, और सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? कोल खडोज। और अंगूर की खेती जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है, इसे बता देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुनेन जो है वो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु के अनुसार प्रवास करना, ठीक है। पशु चारों के द्वारा ऋतु के अनुरूप पशुओं को लेकर चारागाह क्षेत्र की ओर प्रवास करना ऋतु प्रवास कहलाता है। ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर, शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। इसी को बोलते हैं ऋतु प्रवास, की ऋतु के अकॉर्डिंग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना, ठीक है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? हाथ से बनाना, ठीक है। सिलिकॉन घाटी यूएसए के नगर के पास स्थित है, ये सैन फ्रांसिस्को के नगर के पास स्थित है, ध्यान रखना। उद्योग अपनी जो है वो लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, और संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है। कौन सी नीति? प्रादेशिक नीति। प्रत्येक सड़क जो दो नगरों को जोड़ती है वो क्या कहलाती है? प्रत्येक सड़क जो दो नगरों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। क्या कहलाती है? योजक। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 75% से अधिक कमी तृतीय क्रियाकलाप में जो है वो संलग्न है। विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित हैं। फुटकर व्यापार में वृहत्तम स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय के थे, ठीक है। और फिर देखो, परिवहन के सभी रूपों को जो है वो संचार पथ कहा जाता है। ये आपके रिक्त स्थान में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण जो है वो उपग्रह संचार करता है। फिर नोड किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु और मार्ग के सहारे बड़े कस्बा जो है वो क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु और मार्ग के सहारे बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे जैसे मान लो एक मार्ग ये जा रहा है, ठीक है, दूसरा मार्ग ये चला गया, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? संधि हुई, ठीक है। एक उद्गम बिंदु, ठीक है, ये उद्गम बिंदु और ये गंतव्य बिंदु के मार्ग, यहां पर कोई एक मान लो जैसे ये कोई बड़ा नगर बना हुआ, तो इसी को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है। नेक्स्ट, महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल मार्ग पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप में विश्व का जो है वो सघनतम रेल मार्ग पाया जाता है। दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें जो 80 मीटर चौड़ी होती हैं वो क्या कहलाती है? महामार्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? महामार्ग। तो महामार्ग किसे कहते हैं? आप परिभाषा लिख सकते हैं, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमावर्ती सड़कें। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को क्या कहा जाता है? सीमावर्ती सड़कें। और पनामा नहर में कुल जो है वो 6 जलबंधक तंत्र हैं। पनामा नहर जो पूर्व में प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बिगिंस क्या है? बिगिंस, तो प्रिय विद्यार्थियों बिगिंस जो है वो आप लिख सकते हैं, ये एक पाइपलाइन है जिसमें मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों तक तेल पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो बिगिंस क्या है? तो एक पाइपलाइन है। वृहद ट्रंक मार्ग क्या है? ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में जो विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है, जो बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है इसे। इस मार्ग से विश्व का एक चौथाई व्यापार होता है, और यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप को जोड़ता है। बृहद ट्रंक मार्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। एक बार ऑब्जेक्टिव में यहां से प्रश्न बना था कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो यही था बृहद ट्रंक मार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परिवहन एवं संचार में अंतर बताओ। परिवहन वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के साधन जो है वो परिवहन कहलाते हैं। परिवहन के प्रमुख साधनों में जैसे रेल, सड़क, जलमार्ग, वायुमार्ग, पाइपलाइन, ये प्रमुख हो गई। और संचार में संदेशों व विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के माध्यम को संचार कहते हैं। संचार के प्रमुख साधनों में जैसे तार, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब संचार के साधन ही है, ठीक है। तो ये परिवहन और संचार दोनों में अंतर आप बता देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। पाइपलाइन
से प्रवेश किए जाने वाले 3 पदार्थों के नाम बताओ। पाइपलाइन के जरिए हम जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं, पेट्रोल को पहुंचा सकते हैं, दूध को जो है पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दूध, न्यूजीलैंड, ठीक, दूध जैसे न्यूजीलैंड में, ठीक है, ये पाइपलाइन। भारत का जनगणना तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अकॉर्डिंग, और भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, और देश की कुल जनसंख्या का जो है वो 68.8% भाग जो है वो गांव में रहता है, 68.8%। फिर देखो, ग्रेसन के अनुसार देश में भाषाएं और लगभग बोलियां थी 179 भाषाएं और 544 बोलियां थी ग्रेसन के अनुसार। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, और महिला श्रमिकों की संख्या जो है वो प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, बस प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी बुलेट 2। तो बुलेट 2 के अंदर ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कवर करें, मैं आपको तीसरी बुलेट भी जल्द कवर करवाऊंगा। ठीक है, ओके।